हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो डियर ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ से हम लोग करने वाले थे अकबरनामा और आईने अखबारी। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे आपका जमींदार के बारे में, ठीक है ना, कि किस तरीके से जमींदार लोग जो थे उससे मुगल जो है आपका राजस्व वसूला करते थे। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कर रखा गया था और ये जो अवस्था थी इसको हम लोग जब्त कहा जाने लगा। लेकिन कुछ क्षेत्र में जो जमींदार थे वो बहुत शक्तिशाली थे, तो वो मुगल के प्रशासक को का जो के शोषण के द्वारा वो विरोध करने लगे। और इस तरीके से जमींदार और किसान मिलकर जो है एक वक्त ऐसा आया जिस समय वो मुगल साम्राज्य के को जो है चुनौती दे दी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं अकबरनामा और आईने अखबारी। देखिए, अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो याद रखिएगा अबू फजल, ठीक है, अबू फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। तो पहला जो पार्ट है उसमें इन्होंने अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में लिखा है। दूसरी अकबर की शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और दूसरा जो पार्ट है उसमें वो अकबर के शासनकाल के बारे में बताया है। और तीसरी जो है जिसका आईने अखबारी, तीसरी जिल्द आईने अखबारी है। तीसरा, तो देखिए तीसरा क्या है, अकबरनामा का आईना अखबारी है। ठीक है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा बताया है। तीसरा में क्या बताया है? आईने अखबारी है तीसरा पार्ट, और इसमें वो प्रशासन के बारे में, सेना के बारे में, राजस्व के बारे में, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा बताया है, इस सब के बारे में बताया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अखबारी का सबसे रोचक आयाम में विविध प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार और कीमतों, मजदूरों और राजस्व का संख्यक विवरण। तो देखिए, आईने अखबारी में हर चीज को बताया गया है कि कौन कौन से फसल होते थे, कितना पैदावार होते थे, कितनी कीमतें होती थी और कितना राजस्व और कर वसूला जाता था, मजदूरों की क्या थी। तो हर एक चीज के लिए हर एक चीज को डिस्कस किया गया है आपका आईने अखबारी में। तो उम्मीद करते हैं आईने अखबारी समझ में आ गया होगा कि ये आपका अकबर थर्ड पार्ट है अकबरनामा का, जिसमें जो है वो आपका अकबर के जो प्रशासन है, उसके सेना, उसके राजस्व है, उसके साम्राज्य के बारे में बताया है। और जबकि दूसरा जो पार्ट था उसमें वो अकबर के शासनकाल की घटना के बारे में बताया है। याद रखिएगा, अकबर का शासनकाल का जो भी घटना था ना उसके बारे में सेकंड पार्ट में बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया है। तो क्लियर है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबू फजल ने लिखा है। नेक्स्ट है हम लोग का जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और स्वयं की किताब उत्कीर्ण थी और दूसरी और वो वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उत्ताद और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, जैसे नूरजहां का फरमान। तो आप देख सकते हैं मेहरुन्निसा 1611 में जहांगीर से विवाह की है। ठीक है, और इसके ये पे एक सिक्का भी, चांदी का सिक्का भी जारी किया गया था। तो जो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे सुलह कुल के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट रहता है इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपका एज इट इज़ जो है पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ठीक है, ये अकबर का है सुलह कुल और ये इसकी नीति
नीति है और उसका पुत्र जहांगीर ने इसका वर्णन किया है। ईश्वर अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। देखिए, सुलह एक कुल मतलब सार्वत्रिक शांति, मतलब इन्होंने बताया कि ये एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जिसका चारों ओर जो है समुद्र है और हर तरीके के जो लोग हैं यहाँ पे है, अच्छे बुरे विचार वाले सब तरह के लोग यहाँ पे है। यहाँ पे एक ही गिरजे में जो है ईसाई और यहूदी जो लोग हैं वो लोग जो है आपका प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया आपका सुलह एक कुल का सिद्धांत का पालन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियां में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि मुगल साम्राज्य के जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता मतलब इतनी अच्छी थी और इतनी ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई। वाणिज्य के मतलब अब कह सकते हैं जो कॉमर्स होता है ना, वाणिज्य की समृद्धि हुई कि विदेशी यात्री जो थे ना इसे बोलने लगे कि ये ऐसा धनी देश है जितना कि हम लोग कहानियों में सुनते थे कि वो बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिसको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 484 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 506% का ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना कंपैरिजन हो रहा कि शाहजहां के समय पे क्या था कि इतने जो मनसबदार थे उसमें से बस इतने लोग बच गए थे और बहुत ही छोटी संख्या में जिन लोगों को बहुत ही छोटा राजस्व दिया जाता था, बस इतना ही उन लोगों को वेतन जो है दिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट था ना वो उनके मनसबदार, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार जो है अपनी आय या बहुत बड़ा वेतन और वस्तु पे खर्च करते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था चूंकि वो वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बच जाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, यानी इसके शासन काल में ये चीज़ को दर्शाया गया है कि जो अमीर थे वो तो अमीर बन रहे हैं, लेकिन जो छोटे लोग थे, जो गरीब थे, उनके लिए आगे बढ़ पाना वो इम्पॉसिबल था। ठीक है, वो लोग बहुत ही मुश्किल से ही जो है अपना पेट जो है पाल सक रहे थे। तो ये जो आपका डिफरेंसेस है इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि मुगल सम्राट के समय पे क्या क्या हुआ था। मुगल के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट की सेवक स्वयं सत्ता के शक्तिधारी केंद्र बनने लगे और इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वो दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 8वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुका था। मतलब इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि आपका मुगल सम्राट के समय
कुछ जो है जैसे जैसे आपका मुगल सम्राट के पतन होने लगा था, वैसे वैसे क्या हुआ कि कुछ सत्ताधारी लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे और उन्होंने अपनी एक शक्तिशाली केंद्र बना लिया था, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने कई प्रांत में अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, ठीक है। तो ये आपका 8वीं शताब्दी तक ऐसे साम्राज्य कि कई प्रांत अपने स्वतंत्र मतलब जो लोग शक्तिशाली बन रहे थे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे हम लोग जो है मुगल सम्राट के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी की आपकी एक एक पॉइंट क्लियर हो रही है, लेकिन ये साथ में जो है एमसीक्यू भी कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1-2 घंटे की हम जो है एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम लोग 1-2 चैप्टर को साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।